सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो गाइस आप मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ गाइस कि प्लीज इसका नोट जरूर बना लीजिएगा गाइस। नोट बनाइए, जितना शॉर्ट तरीके से हो सके चीजों को नोट करिए। एंड उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। जब आप शॉर्ट तरीके से चीजों को नोट करेंगे या रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएगी गाइस, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपकी सिलेक्शन लेने में मदद करेगा। तो गाइज ये सबसे बड़ा की होता है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए गाइज। तो प्लीज आप सभी इसको एक बार वीडियो को एंड तक देखिए एंड सेकेंड टाइम नोट बनाइए एंड रिवीजन करिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जीके जीएस की प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट है वो हमारा सेट 32 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज का कौन सा आरआरबी एनटीपीसी का सेट है, तो सेट 32 है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो या कहीं भी कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसका आंसर करूंगी। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को एक नए जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है गाइस कि सरहुल त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि सरहुल त्योहार जो होता है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, और ये सारी आपकी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, मैं बार बार बोलती हूँ। तो इसको है ना आपको नोट करना है, ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस। तो बताइए कि सरहुल त्योहार जो है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आपकी ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोडो जनजाति के द्वारा, ऑप्शन बी भील जनजाति के द्वारा, ऑप्शन सी एओ जनजाति के द्वारा, या ऑप्शन डी उराव जनजाति के द्वारा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है गाइस, तो निम्न में से जो है ये आपका उराव जनजाति के द्वारा। अगर हम बात करें कि सरहुल त्योहार जो है ये किस किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा ये हो जनजाति के द्वारा भी मनाया जाता है ये त्योहार, ये आपको ध्यान रखना है। अगर उराव की जगह पे हो रहता तो भी इसका करेक्ट आंसर होता। उसके बाद आपको याद रखना है ये मुंडा जनजाति के द्वारा भी ये त्योहार मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हो, मुंडा और उराव जनजाति, उराव जनजाति, इस तीन जनजाति के द्वारा गाइस याद रखिएगा कि ये जो है सरहुल त्योहार जो है इस तीन जनजाति में मनाया जाता है। वो मुंडा और उराव जनजाति के द्वारा कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है गाइस, ये जो है ये तीनों जनजाति में मनाया जाता है सरहुल त्योहार। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर उराव की जगह पे मुंडा रहता या हो रहता तो भी करेक्ट आंसर उसका मुंडा हो जाता या फिर हो होता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं कि सरहुल त्योहार जो है ये किस किस राज्य में है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सरहुल त्योहार मनाया जाता है, और उसमें से कोई एक राज्य दे देगा। तो आपको सभी राज्य का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सरहुल त्योहार आपका किस किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये झारखंड में मनाया जाता है। अगर ये झारखंड में मनाया जाएगा तो बहुत सारा फेस्टिवल जो है झारखंड और बिहार का जो है सेम होता है गाइस, ये आपको पता होगा, क्योंकि पहले झारखंड और बिहार एक ही साथ था, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है ये इसमें जो है जो फेस्टिवल होता है ना वो थोड़ा थोड़ा मतलब सेम ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत सारा फेस्टिवल इन दोनों का मैच करता है, बिहार और झारखंड का। तो याद रखिएगा जब सरहुल त्योहार झारखंड में मनाया जाता है तो ये आपको याद रखना है ये बिहार में भी मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है और किस राज्य में मनाया जाता है तो याद रखिएगा सरहुल त्योहार बिहार में भी मनाया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में भी ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये किस में मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा। और तीसरा राज्य आपको कौन सा याद रखना है, तीसरा राज्य आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल गाइस। अगर हम चौथे की बात करें गाइस तो याद रखिएगा चौथा आपका कौन सा हो गया, तो चौथा आपको याद रखना है गाइस आपका हो गया कौन सा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में भी कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में भी आपका मनाया जाता है गाइस कौन सा फेस्टिवल, सरहुल फेस्टिवल। और उसके बाद अगला आपको याद रखना है उड़ीसा, ठीक है। तो ये 5 राज्य जो है गाइस आपको याद रखना है, कहाँ ये 5 राज्यों में सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है, ये याद रखना। और किस किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गाइस कि सरहुल का जो है अर्थ क्या होता है। अगर हम ये बात करते हैं कि सरहुल का जो है अर्थ क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसका अर्थ भी कभी कभी पूछता है गाइस, तो याद रखिएगा सरहुल का अर्थ क्या होता है। तो सरहुल का अर्थ होता है साल के पेड़ों की पूजा, जो है इसका अर्थ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सरहुल का अर्थ क्या होता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि साल के पेड़ों की पूजा जो है इसका अर्थ है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि सरहुल का अर्थ क्या होता है गाइस, तो साल के पेड़ों की पूजा जो है ये सरहुल का अर्थ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि इसमें क्या होता है गाइस, तो इसमें ये होता है कि पेड़ की पूजा होती है गाइस। और खास कर आपको याद रखना है कि पेड़ के चारों तरफ लोग एक साल का पेड़ होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें एक पेड़ होता है जिसमें कि एक
नए पत्ते का आने का जो है गाइस याद रखिएगा उसका जश्न मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस सबसे इम्पोर्टेंट कि ये किस ऋतु में मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा सरहुल फेस्टिवल जो है गाइस आपको याद रखना है किस ऋतु में मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है ये वसंत ऋतु में मनाया जाता है। सरहुल त्योहार कब मनाया जाता है गाइस, तो ये भी आपको पॉइंट नोट कर लेना है गाइस। तो सरहुल फेस्टिवल जो है ये वसंत ऋतु में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जितना भी फैक्ट्स लिखा रही होगा इस सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस में मनाया जाता है, तो वसंत ऋतु में। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ये ना, और अगर आपसे पूछे कि ये किस महीने में मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा ये चैत्र महीने में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि ये किस में मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है ये आपको याद रखना है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा चैत्र महीने में। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये किस में मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है चैत्र के महीने में। बसंत ऋतु गाइस याद रखिएगा, और क्या याद रखिएगा चैत्र के महीने में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ वसंत ऋतु, और दूसरा आपका लिख दे रही हूँ चैत्र महीना, ये भी आपको ध्यान रखना है ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको इतना पॉइंट नोट कर लेना है सरहुल फेस्टिवल से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं गाइस बोडो जनजाति के द्वारा कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि बोडो जनजाति के द्वारा बैसाखू त्योहार जो है ये किसके द्वारा मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा बैसाखू त्योहार जो है ये किसके द्वारा मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है बोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं भील जनजाति के द्वारा कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा जो आपका भगोरिया त्योहार है, भगोरिया त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा आपका जो भगोरिया त्योहार है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो याद रखिएगा भगोरिया त्योहार जो है ये भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भगोरिया त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा ये भील जनजाति के द्वारा। अगर हम बात करते हैं गाइस ये आपका जो है ये एओ जनजाति के द्वारा, एओ जनजाति के द्वारा आपका कौन सा है, तो सिक्रेन फेस्टिवल जो है गाइस याद रखिएगा एओ जनजाति के द्वारा आपका कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा सिक्रेन त्योहार जो है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा सिक्रेन त्योहार जो है गाइस ये एओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं जितना भी लिखाई हूँ ये सारे आपको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में निम्नलिखित में से कौन बदलता है। तो आपको बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विद्युत सेल, ऑप्शन बी सोलर सेल, ऑप्शन बी सी विद्युत मोटर, या ऑप्शन डी डायनेमो। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी डायनेमो, एक प्रकार का जनरेटर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। डायनेमो क्या होता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है डायनेमो एक प्रकार का जनरेटर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है जनरेटर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है गाइस, ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। अगर हम बात करते हैं गाइस विद्युत सेल जो है ये किसको कन्वर्ट करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो विद्युत सेल क्या करता है गाइस, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता ही एग्जाम में, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसको ऊर्जा से ऊर्जा में कन्वर्ट करना होता है, तो इसमें लोग ध्यान नहीं रख पाते, तो इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो कन्वर्ट करता है वो कौन करता है गाइस, तो याद रखिएगा विद्युत सेल। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। ये किसका काम होता है गाइस, तो ये बदलने का काम जो होता है ये किसका होता है, विद्युत सेल का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट सोलर सेल। सोलर सेल का क्या कार्य होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम सोलर सेल की बात करें गाइस, तो सोलर सेल जो है ये किसको किस में कन्वर्ट करता है, ये आपको बताना है। तो सोलर सेल की अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल क्या करता है गाइस, यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा, सोलर सेल का काम क्या होता है। तो यह याद रखिएगा गाइस कि सोलर सेल जो है बहुत लोग अपने घर में भी लगाते हैं सोलर, आप लोगों को पता ही होगा गाइस। तो इसका क्या काम होता है, तो ये इसका काम होता है जो सौर ऊर्जा होता है, जो सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा होता है गाइस, ये आपको पता होगा। तो ये सौर ऊर्जा को किसमें बदल देता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे हम सोलर से फैन वगैरह भी चला सकते हैं। तो बहुत से आप गांव में देखते होंगे कि उसे हम छत पे रखते हैं या फिर कोई ऊंचा जगह पे रखते हैं। तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा को किसमें बदल देता है, तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा को गाइस ये किसमें बदलता है, ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोलर सेल वाला, ये
पूछा गया था गाइस। तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है गाइस। तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो कौन बदलता है, सोलर सेल बदलता है। ये आपको ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो कार्य करता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें विद्युत मोटर की गाइस, विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विद्युत मोटर का जो कार्य होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना इसका काम होता है। तो विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विद्युत मोटर का जो काम होता है, ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है गाइस। तो याद रखिएगा ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, ये विद्युत ऊर्जा को गाइस याद रखिएगा किसमें बदलता है, ये विद्युत ऊर्जा को यां यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य किसका होता है गैस, तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का जो कार्य होता है गैस, याद रखिएगा ये किसका होता है, ये विद्युत मोटर का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पैथकर पेंटिंग किस राज्य का सांस्कृतिक प्रतीक है। तो आपको बताना है कि पैथकर पेंटिंग जो है ये किस राज्य का सांस्कृतिक प्रतीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झारखंड का, ऑप्शन बी गुजरात का, ऑप्शन सी महाराष्ट्र का, या ऑप्शन डी बिहार का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पैथकर पेंटिंग जो है ये किस राज्य का सांस्कृतिक प्रतीक है गाइस, तो याद रखिएगा ये झारखंड का है। अगर हम बात करें पैथकर पेंटिंग से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये किसके द्वारा मनाया जाता है गाइस। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है कि पैथकर पेंटिंग जो है गाइस, इसको नोट करिएगा, ये झारखंड के आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पैथकर पेंटिंग जो है ये किसके द्वारा मनाया जाता है गाइस। तो याद रखिएगा ये झारखंड के आदिवासियों के द्वारा कौन सी पेंटिंग बनाई जाती है गाइस। तो याद रखिएगा झारखंड के आदिवासी के द्वारा जो है, आदिवासियों के द्वारा जो है ये पेंटिंग बनाई जाती है, पैथकर पेंटिंग। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, याद रखिएगा ये झारखंड के आदिवासियों के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये नोट कर लेना है। उसके बाद गाइस ये आपको ये याद रखना है द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है गाइस, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें किस रंग का उपयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है। तो गाइस याद रखिएगा कि पैथकर पेंटिंग में जो है ये किस रंग का उपयोग होता है गाइस। तो याद रखिएगा पैथकर पेंटिंग में जो है इसमें प्राथमिक रंग का उपयोग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है पैथकर पेंटिंग में किस रंग का उपयोग होता है। यहाँ पे जितना भी लिखा रहे सब पैथकर पेंटिंग के बारे में। तो याद रखिएगा इसमें जो है ये किस रंग का उपयोग होता है गाइस। तो याद रखिएगा इसमें जो है प्राथमिक रंग का उपयोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस इसमें प्राथमिक रंग का उपयोग होता है, तो प्राथमिक रंग में आपका कौन कौन सा आ जाएगा गाइस। तो अगर आप पिक्चर यहाँ पे जो है आपको पिक्चर दिख रहा होगा, इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें कौन कौन सा कलर जो है आपको ज्यादा हाईलाइटेड दिख रहा होगा, जो आपको इस छोटे से पिक्चर में भी आपको वो काफी अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है गाइस, आपका जो है प्राथमिक कलर हो गया वो कौन कौन सा हो गया गाइस। तो ये आपको याद रखना है पीला। प्राथमिक कलर में इसमें किस इस पेंटिंग में कौन कौन सा कलर उपयोग होता है गाइस, तो याद रखिएगा पीला। उसके बाद आपको याद रखना है नीला, पीला होता है इसका उपयोग। उसके बाद आपको याद रखना है नीला होता है। उसके बाद आपको याद लाल होता है गाइस। उसके बाद आपको याद रखना है हरा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है प्राथमिक रंग का उपयोग होता है इस पेंटिंग में, ये इस पेंटिंग की खासियत है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर झारखंड में और कौन कौन सा होता है गाइस, और कौन सा है पेंटिंग है झारखंड का, तो याद रखिएगा झारखंड का और कौन सा है, तो जादू पटिया जो है ये कहाँ का है गाइस। तो याद रखिएगा जादू पटिया पेंटिंग जो है ये कहाँ का है, तो जादू पटिया जो है ये झारखंड का है। ये आपको ध्यान रखना है जादू पटिया कहाँ का है गाइस। तो याद रखिएगा जादव पटिया पेंटिंग जो है ये कहाँ की है, तो जादव पटिया पेंटिंग जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके झारखंड की है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है, बहुत फेमस है, जो पूछा भी गया गाइस, वारली। वारली जो है ये कहाँ का है गाइस, तो याद रखिएगा वारली पेंटिंग है जो है ये कहाँ की है, तो वारली पेंटिंग जो है ये महाराष्ट्र की है। और इस पेंटिंग में गाइस याद रखिएगा खासकर इसमें जो है गाइस व्हाइट कलर का और मरून कलर का उपयोग होता है वारली पेंटिंग में, यानी कि उजला कलर का और मरून कलर का जो है गाइस याद रखिएगा इस पेंटिंग में उपयोग होता है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग कौन कौन सी है गाइस, तो याद रखिएगा आथिया और पिथौरा जो है ये कहाँ का है गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पिथौरा पेंटिंग जो है ये कहाँ की है गाइस, तो याद रखिएगा पिथौरा जो है ये कहाँ की है गाइस, तो याद रखिएगा पिथौरा जो है ये आपका गुजरात का है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पिथौरा पेंटिंग जो है गाइस ये कहाँ की है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि पिथौरा जो है याद रखिएगा ये जो है ये कहाँ की है, ये गुजरात की है। उसके बाद आपको याद रखना है अथिया, अथिया जो है ये कहाँ की है गाइस, तो याद रखिएगा अथिया जो है ये भी आपके गुजरात की है। तो अथिया और पिथौरा ये दोनों पेंटिंग कहाँ की है गाइस, याद रखिएगा गुजरात की है। अगर हम बिहार की बात करें गाइस तो आपका मधुबनी पेंटिंग हो गया। मधुबनी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा
यहाँ देखिएगा इस मधुबनी पेंटिंग जो है ये कहाँ की गई, तो यहाँ देखिएगा मधुबनी जो है ये आपके कहाँ की गई, तो ये आपको याद रखना है कि मधुबनी जो है guys, यहाँ देखिएगा ये कहाँ की है, तो ये मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार की, इसे मधुबनी या फिर आप कह सकते हैं मधुबनी या फिर मिथिला पेंटिंग जो है ये कहाँ की गई, तो यहाँ देखिएगा मधुबनी या फिर मिथिला पेंटिंग जो है guys, यहाँ देखिएगा ये कहाँ की है, तो ये है आपके बिहार की, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे जो है ये गलत हो गया, मधुबनी ऐसे लिखिएगा। उसके बाद आपको इतना पॉइंट आपको याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किराना घराना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको बताना है कि किराना घराना के संस्थापक जो है वो कौन है। तो आपके ऑप्शन है अब्दुल करीम खां, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खां, ऑप्शन सी ईश्वरी प्रसाद जी या ऑप्शन डी अली बख्श खां। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब्दुल करीम खान जो है ये किस घराने के संस्थापक है गाइस, तो याद रखिएगा। किराना घराना के संस्थापक कौन है गाइस, तो याद रखिएगा अब्दुल करीम खान है। अगर हम ईश्वरी प्रसाद की बात करें गाइस, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि लखनऊ घराने के संस्थापक कौन है गाइस, तो याद रखिएगा लखनऊ घराने के जो संस्थापक है वो कौन है गाइस, तो याद रखिएगा लखनऊ घराने के संस्थापक कौन है। तो ईश्वरी प्रसाद जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस, तो याद रखिएगा ये कहाँ के संस्थापक है गाइस, तो याद रखिएगा ये लखनऊ घराना के संस्थापक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अलादिया खां की गाइस, तो अलादिया खां जो है ये कहाँ के संस्थापक है गाइस, किस घराने के, तो याद रखिएगा अलादिया खां जो गाइस ये आपको याद रखना है ये जयपुर घराने के संस्थापक है। अलादिया खां किस घराने के संस्थापक है गाइस, तो याद रखिएगा ये अलादिया खां जो है ये जयपुर घराने के संस्थापक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, घराने से रिलेटेड प्रश्न रहता है गाइस, तो याद रखिएगा जयपुर घराने के संस्थापक कौन है। तो याद रखिएगा कि जयपुर घराने के संस्थापक अलादिया खां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस अली बख्श खां जो है guys, ये किस घराने के संस्थापक है, तो याद रखिएगा अली बख्श खां जो है ये पटियाला घराने के संस्थापक है। तो याद रखिएगा कि पटियाला घराना के संस्थापक कौन है गाइस, तो याद रखिएगा पटियाला घराना के संस्थापक जो है गाइस, याद रखिएगा पटियाला घराना के संस्थापक कौन है। तो अली बख्श खां जो है ये पटियाला घराना के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे बात चल रहा था कि किराना घराना के संस्थापक जो है ये किसे माना जाता है, अब्दुल करीम खां को भी अब्दुल करीम खां को ही माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और है जिन्होंने मिलकर इन दोनों जो इनके मामू जात भाई होंगे गाइस, याद रखिएगा अब्दुल करीम खां के जो मामू जात भाई थे ना, उन्होंने भी मिलकर इनके साथ ही मिलकर किराने घराने के संस्थापक किए थे। तो मामू जात भाई ने भी मिलकर गाइस, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा कि मामू जात भाई ने भी मिलकर जो है इस घराने की संस्थापक की थी। तो अब्दुल करीम खां और जो है गाइस याद रखिएगा अब्दुल करीम खां और किसने, तो इनके मामूजात भाई जो है भाई ने भी मिलकर जो है गाइस इसका जो है स्थापना किया था। अगर बात करें कि इनके मामूजात भाई का नाम क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनके मामूजात भाई का जो नाम था वो अब्दुल वहीद खां था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि इनके मामूजात भाई का नाम क्या था गाइस, तो याद रखना है कि अब्दुल जो है हम क्या था गाइस, वहीद खां, अब्दुल वहीद खां, इन दोनों ने मिलकर जो गाइस याद रखिएगा ये माना जाता है। लेकिन ज्यादातर जो है आपको क्वेश्चन में यही रहेगा, ऑप्शन में अब्दुल करीम खां ही ज्यादातर रहता है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि इनके माए भाई ने भी मिलकर जो है इसका जो है स्थापना किया था, किसका मिलकर स्थापना किया था गाइस, किसका स्थापना किया था, तो किराना घराना का, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये स्थापना किया था, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अब्दुल वहीद खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी करनाल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ है गाइस, याद रखिएगा ये देहरादून में है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि देहरादून में आपका कौन कौन सा अनुसंधान संस्थान है गाइस, तो याद रखिएगा ये आपका पेट्रोलियम अनुसंधान वन अनुसंधान ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम अनुसंधान जो है गाइस ये आपका कहाँ है, तो याद रखिएगा देहरादून में आपका पेट्रोलियम अनुसंधान कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम अनुसंधान जो है गाइस याद रखिएगा ये कहाँ है, तो पेट्रोलियम अनुसंधान जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके देहरादून में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका कानपुर में आपका कौन कौन सा अनुसंधान है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि कानपुर में आपका जो है दलहन अनुसंधान जो है गाइस कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा दलहन अनुसंधान
अनुसंधान जो है गाइस याद रखिएगा ये कहाँ है, तो दलहन अनुसंधान गाइस याद रखिएगा, दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ है, तो याद रखिएगा ये आपके कानपुर में है। और कानपुर कहाँ पड़ता है गाइस, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है गाइस, तो याद रखिएगा चीनी के लिए। तो याद रखिएगा चीनी अनुसंधान कहाँ है, तो गाइस याद रखिएगा चीनी अनुसंधान जो है गाइस ये आपका कहाँ है, कानपुर में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया जाति के सदस्य का सामान्य नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया जाति के सदस्यों का जो सामान्य नाम है वो क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूरा शैवाल, ऑप्शन बी हरा शैवाल, ऑप्शन सी लाल शैवाल, या ऑप्शन डी नीला शैवाल। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नीला शैवाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि साइनोबैक्टीरिया जाति के सदस्यों का सामान्य नाम क्या है। तो याद रखिएगा नीला शैवाल इसका सामान्य नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम नीला शैवाल की बात करें guys, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट नीला शैवाल से ये याद रखना है कि इस ये जो है ऊर्जा उत्पादन जो है ये कहाँ से करता है, ये आपको बताना है। तो बताइए अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि जो आपका नीला शैवाल है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ है इसका। तो याद रखिएगा गाइस नीला शैवाल जो है ये कहाँ से ऊर्जा उत्पादन करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये नीला शैवाल जो है ये ऊर्जा कहाँ से उत्पादन करता है गाइस। तो याद रखिएगा नीला शैवाल जो है ये प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि नीला शैवाल जो है ये किससे उत्पादन करता है गाइस। तो याद रखिएगा नीला शैवाल जो है ये प्रकाश संश्लेषण से जो है ऊर्जा उत्पादन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नीला शैवाल किससे ऊर्जा उत्पादन करता है, तो प्रकाश संश्लेषण से गाइस ऊर्जा उत्पादन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम गाइस बात करते हैं भूरा शैवाल के बारे में। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करता है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम भूरा शैवाल की बात करें गाइस, तो भूरा शैवाल जो है ये किसका सामान्य नाम है गाइस, तो फियोफाइसी का सामान्य नाम क्या है गाइस। तो याद रखिएगा फियोफाइसी का सामान्य नाम जो है ये क्या है, फियोफाइसी जाति के सदस्यों का सामान्य नाम क्या है, तो भूरा शैवाल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गाइस फियोफाइसी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा फियोफाइसी जाति के सदस्यों का नाम क्या है, तो याद रखिएगा फियोफाइसी के सदस्यों का नाम जो है गाइस भूरा शैवाल है। क्लोरोफाइटा के सदस्यों का सामान्य नाम क्या है गाइस, तो याद रखिएगा हरा शैवाल। ठीक है, तो हरा शैवाल ये है, याद रखिएगा कि क्लोरोफाइटा के सदस्यों का नाम क्या है गाइस, तो याद रखिएगा क्लोरोफाइटा जाति के सदस्यों का नाम क्या है गाइस, तो याद रखिएगा क्लोरोफाइटा क्लोरोफाइटा जाति के सदस्यों का नाम गाइस याद रखिएगा ये क्या है, तो ये है हरा शैवाल, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लाल शैवाल की बात करें गाइस तो इसका नाम क्या है गाइस, तो याद रखिएगा रोडोफाइटा। रोडोफाइटा जाति के सदस्यों का सामान्य नाम क्या है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि रोडोफाइटा जाति के सदस्यों का नाम जो है गाइस ये क्या है, तो रोडोफाइटा जाति के सदस्यों का नाम आपको याद रखना है लाल शैवाल जो है ये रोडोफाइटा के जाति के सदस्यों का सामान्य नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है एशिया, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी यूरोप। तो आप सभी को पता ही होगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये एशिया है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे इसी जगह क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, या फिर जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप का, तो इसको एक एक करके सारी चीजों को क्लियर आउट करेंगे। लेकिन सबसे पहले एशिया के बारे में जानते हैं। तो एशिया को गाइस याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है, तो महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा गया गाइस। तो याद रखना है कि महाद्वीपों का महाद्वीप जो है ये एशिया को कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। एशिया को क्या कहा गया गाइस, तो याद रखिएगा महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा गया, तो महाद्वीपों का महाद्वीप जो है ये एशिया को कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा गया गाइस, तो याद रखना है महाद्वीपों का महाद्वीप जो है ये एशिया को कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपको याद रखना है ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, इससे याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये एशिया है, और अगर सबसे छोटा महाद्वीप की बात करेगा तो याद रखिएगा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है, विश्व का छोटा महाद्वीप जो है सबसे छोटा लिख लीजिएगा, छोटा नहीं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, याद रखिएगा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपको नोट
कर लेना है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस जनसंख्या के आधार पे, अब हम बात करेंगे तो गाइस याद रखिएगा जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ना जनसंख्या लिख लेते हैं, ये आपको याद रखना है ताकि आपको पता होगा, ठीक है। तो जनसंख्या की बात करते हैं, जनसंख्या के आधार पर बात करते हैं। तो आपको बताना है कि जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो है, आपको क्वेश्चन यहाँ ऐसे भी पूछ सकता था कि निम्नलिखित में से जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वहां पे आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना है कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये कौन सा है, तो याद रखिएगा एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या के आधार पर जो है याद रखिएगा कि एशिया है जो है ये क्या है, तो याद रखिएगा एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर जनसंख्या के आधार पे कहे तो, या फिर आपसे जनसंख्या के आधार पे नहीं भी पूछे तो भी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या के आधार पे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा महाद्वीप याद रखिएगा तो अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका जो है गाइस याद रखिएगा ये जनसंख्या के आधार पे जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, ये आपको ध्यान रखना है। अंटार्कटिका जो है गाइस याद रखिएगा सबसे छोटा महाद्वीप है। और किस आधार पे गाइस, तो याद रखिएगा सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा जनसंख्या के आधार पर। और अगर पूछे कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा ये है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि थालघाट दर्रा इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि थालघाट दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थालघाट दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो गाइस याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट गाइस थालगढ़ दर्रा के बारे में कि यह किसको जोड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा थालगढ़ दर्रा जो है यह दर्रा किसको जोड़ता है गाइस। यहाँ पे आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है कि थालगढ़ दर्रा यानी कि यह दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, तो यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। तो मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये मुंबई को नासिक से यह दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, मुंबई को किससे जोड़ता है गाइस, याद रखिएगा। तो थालगढ़ दर्रा जो है ये महाराष्ट्र में है और यह मुंबई को किससे जोड़ता है, तो यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मुंबई को किससे जोड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस थारगढ़ दर्रा, भोरगढ़ दर्रा और आपका पालगढ़ दर्रा, ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम दो दर्रे के बारे में और बात करेंगे, जिसमें से आपका पहला दर्रा कौन सा हो गया, थारगढ़ दर्रा। अब दूसरा दर्रा कौन सा है गाइस, दूसरा दर्रा हम याद बात करेंगे इसमें किस दर्रे के बारे में गाइस, तो दूसरा दर्रा जो है हम पालघाट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो थालघाट, पालघाट और भोरघाट ये तीनों के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। तो पहले थालघाट के बारे में आपको इतना पता है, उसके बाद अब हम बात करते हैं पालघाट दर्रा के बारे में। तो इसको आपको नोट कर लेना गाइस। अगर हम पालघाट दर्रा की बात करें तो सबसे पहले हम राज्य की बात करेंगे गाइस, तो ये किस राज्य में है गाइस। तो अगर हम पालघाट दर्रा के राज्य की बात करें गाइस, तो जैसे कि आपका थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में, तो वैसे ही आपका पालघाट दर्रा कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा पालघाट दर्रा जो है ये आपका केरल में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि पालघाट दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा पालघाट दर्रा जो है ये तमिलनाडु, ये केरल को है ना तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पालघाट दर्रा क्या करता है गाइस, तो यह आपको नोट कर लेना है, ये केरल को किससे जोड़ता है, तो ये केरल को दो राज्यों से जोड़ता है। केरल को किससे जोड़ता है, तो केरल को आपको याद रखना है कि केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से कौन सा दर्रा जोड़ता है गाइस, ये भी प्रश्न बनता है गाइस। तो याद रखिएगा कि केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से कौन सा दर्रा जोड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जो दर्रा जोड़ता है वो आपका पालघाट दर्रा जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। केरल को कर्नाटक और तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ता है, ये पॉइंट आपको पालघाट दर्रा से इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस आपका जो है कौन से दर्रे के बारे में बात करेंगे, तो आपको भोरगढ़ दर्रा। तो भोरगढ़ दर्रा जो है यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, भोरगढ़ दर्रा जो कि हमारे पास जगह नहीं है, तो मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखूंगी। किसके बारे में बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि तीसरा जो है ये भोरगढ़ दर्रा के बारे में बात करेंगे। कौन से दर्रे के बारे में बात करेंगे गाइस, तो याद रखिएगा ये भोरगढ़ दर्रा के बारे में बात करेंगे।
तो अगर हम बात करते हैं गाइस कि भोरगढ़ दर्रा जो है ये आपका किस राज्य में गाइस, तो याद रखिएगा भोरगढ़ दर्रा जो है ये आपका महाराष्ट्र में, ये आपको ध्यान रखना है। भोरगढ़ दर्रा जो है ये किस राज्य में गाइस, तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में है। अगर हम बात करें कि ये किसको जोड़ता है, तो यह दर्रा जो है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भोरगढ़ दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है तालघाट दर्रा, और मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा मुंबई को पुणे से जो जोड़ता है गाइस, याद रखिएगा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है गाइस, याद रखिएगा भोरघाट दर्रा। तो यहाँ से दर्रा से रिलेटेड आपको इतना पॉइंट याद रखना है। थालघाट, भोरघाट और पालघाट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं तीनों को क्लियर आउट कर दी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से केन नदी किन दो राज्यों के बीच बहती है। तो आपको बताना है कि केन नदी जो है ये किन दो राज्यों के बीच बहती है। तो आपके ऑप्शन है बिहार और गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। केन नदी जो है ये किन दो राज्यों के बीच बहती है गाइस, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कौन सी नदी बहती है गाइस, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कौन सी नदी बहती है, तो गाइस याद रखिएगा रिहंद नदी। रिहंद नदी किन दो राज्यों के बीच बहती है गाइस, तो याद रखिएगा रिहंद नदी जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के बीच बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट केन नदी के बारे में गाइस, तो अगर हम बात करें कि केन नदी का जो है उद्गम के बारे में बात करते हैं, केन नदी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट को नोट कर लेना है कि ये मध्य प्रदेश से कहाँ से निकलती है गाइस, तो ये मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत से निकलती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ये कहाँ से निकलती है गाइस, इस पॉइंट को ये नोट कर लीजिएगा। तो केन नदी जो है ये मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के कौन से पर्वत से गाइस, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत से निकलती है। कौन सी नदी गाइस, तो मैकाल पर्वत से जो निकलती है वो आपका केन नदी निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत से निकलती है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये कहाँ जाती है गाइस, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के निकलने के बाद ये कहाँ जाती है गाइस, तो याद रखें मध्य प्रदेश से निकलने के बाद जो गाइस ये कहाँ जाती है, ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है। निकलने के बाद गाइस याद रखिएगा ये कहाँ प्रवेश करती है गाइस, तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और उसके बाद आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद क्या करती है गाइस, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उसके बाद ये कहाँ जाके मिल जाती है गाइस, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद गाइस कहाँ मिल जाती है, तो यमुना से मिल जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कहाँ मिल जाती है, तो ये यमुना से मिल जाती है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। किससे मिल जाती है गाइस, तो याद रखिएगा यमुना से मिल जाती है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यमुना से मिल जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जब यमुना से मिलती है तो जाहिर सी बात है केन किसकी सहायक नदी हो जाएगी गाइस, तो यमुना की जो है ये आपको याद रखना है सहायक नदी हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए नहीं प्रयुक्त किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन है जल, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी मिट्टी, या ऑप्शन डी कांच। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं है गाइस, मिट्टी। क्योंकि गाइस आपको याद रखना है कि लेंस के लिए वही प्रयुक्त होगा गाइस, वो कौन सा प्रयुक्त होगा गाइस, जो पारदर्शी होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि लेंस के लिए प्रयुक्त कौन होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लेंस के लिए जो प्रयुक्त होगा ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है कि लेंस के लिए कौन प्रयुक्त होगा गाइस। ये पॉइंट आपको याद रहेगा तो आपको कहीं पे भी इस क्वेश्चन में दिक्कत होगी गाइस। तो याद रखिएगा लेंस के लिए प्रयुक्त कौन सा पदार्थ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो लेंस के लिए प्रयुक्त वही होगा गाइस जो पारदर्शी होगा, ठीक है। यानी कि जो पारदर्शी जिसके आर पार आप देख सकते हैं, तो लेंस के लिए प्रयुक्त वही होगा गाइस, ये आपको ध्यान रख लेना है, वही होगा जो पारदर्शी होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है लेंस के लिए प्रयुक्त कौन होगा गाइस, तो याद रखिएगा लेंस के लिए प्रयुक्त वही होगा जो पारदर्शी होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है जो क्या होगा गाइस, तो याद रखिएगा जो पारदर्शी होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जल जो है ये पारदर्शी है, जो पारदर्शी होगा ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप देखिएगा जल जो है ये आपका पारदर्शी जिसके आर पार देख सकते हैं, अगर आप जल को देखेंगे तो इसके आप आर पार क्या कर सकते हैं guys? आप इसके आर पार देख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, आर पार आप इसको देख सकते हैं। अगर प्लास्टिक जो है जो भी प्लास्टिक है उसको भी आप आर पार देख सकते हैं, कांच को भी गाइज आप आर
पार्ट देख सकते हैं, तो मिट्टी को क्या है, आप इसको नहीं देख सकते, इसी वजह से ये पारदर्शी नहीं है, तो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होगा। अगर लेंस के लिए अगर हम बात करें कौन कौन सा प्रयुक्त नहीं होगा गाइस, तो ये आपका मिट्टी हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब जो है गाइस, ये सब जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब क्या है गाइस, ये सब आपको ध्यान रखना है कि ये अपारदर्शी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है गाइस, तो याद रखिएगा ये सब एक अपारदर्शी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पंथी लोक नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है। तो आपको बताना है गाइस कि पंथी लोक नृत्य जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र की, ऑप्शन बी पंजाब की, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ की, ऑप्शन डी केरल की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पंथी लोक नृत्य जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है। तो गाइस याद रखिएगा ये जो है छत्तीसगढ़ की है। अगर हम पंथी लोक नृत्य की बात करें तो याद रखिएगा यह नृत्य जो है ये किसके द्वारा, मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। तो यह नृत्य जो है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यह नृत्य जो है ये किसके द्वारा किया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा कि यह नृत्य जो है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पंथी लोक नृत्य जो है ये कहाँ की है, तो छत्तीसगढ़ की। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की और कौन कौन सी नृत्य है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि आपका जो है सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य, सुआ नृत्य, ये सब कहाँ की है गाइस, तो याद रखिएगा ये सब जो है ये आपका जो है गाइस याद रखिएगा ये कहाँ का है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ का कर्मा नृत्य हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है और कौन सा नृत्य है गाइस, तो सुआ नृत्य। सुआ नृत्य जो है ये कहाँ का है गाइस, तो याद रखिएगा ये भी आपका छत्तीसगढ़ का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें और कौन सा नृत्य है, देवार नृत्य। देवार नृत्य जो है गाइस ये कहाँ की है गाइस, तो याद रखिएगा देवार जो है ये भी छत्तीसगढ़ की है। उसके बाद आपको याद रखना है डंडा। डंडा जो है ये नृत्य कहाँ की है गाइस, तो याद रखिएगा ये भी छत्तीसगढ़ की है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जब पहला क्वेश्चन था हमारा कि सरहुल। सरहुल जो है ये किस राज्य में होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप बात करें सबसे इंपॉर्टेंट एक नृत्य है जो कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं थिपेत्तम और थेयम में, तो याद रखिएगा थेयम जो है ये कहाँ का है, ये केरल का, और थिपेत्तम जो है ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वायु प्रदूषण का जैव सूचक किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि वायु प्रदूषण का जैव सूचक किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनी प्लांट, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी लाइकेन, या ऑप्शन डी कवक। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वायु प्रदूषक का जैव सूचक किसे कहा जाता है guys? लाइकेन को कहा जाता है। और लाइकेन से रिलेटेड आपको दो तीन पॉइंट याद रखना है। अगर हम लाइकेन से रिलेटेड की बात करें guys, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि लाइकेन एक प्रकार का क्या होता है guys? तो लाइकेन जो है यह एक प्रकार का क्या होता है, यह एक प्रकार का संयोजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यह एक प्रकार का क्या होता है guys? याद रखिएगा लाइकेन एक प्रकार का क्या होता है guys? तो याद रखिएगा लाइकेन एक प्रकार का क्या होता है गाइस, तो लाइकेन एक प्रकार का संयोजन होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि लाइकेन एक प्रकार का क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा लाइकेन एक प्रकार का संयोजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा ये एक संयोजन होता है, जो कि आपको याद रखना है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें गाइस, तो इसकी संरचना की अगर हम बात करते हैं, लाइकेन की संरचना की बात करते हैं, शैवाल और कवक की संरचना मिलकर एक नई इकाई बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रकार का संयोजन है जिसमें शैवाल और गैस, याद रखिएगा शैवाल और कवक, गैस याद रखिएगा शैवाल और कवक मिलकर एक नई इकाई बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। शैवाल और कवक मिलकर क्या बनाती है गैस, याद रखिएगा शैवाल और कवक मिलकर गैस याद रखिएगा एक नई इकाई बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शैवाल और कवक मिलकर नई इकाई बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा शैवाल और कवक मिलके क्या बनाती है गाइस, तो याद रखिएगा शैवाल और कवक मिलके एक नई इकाई बनाती है। और लाइकेन जो है एक प्रकार का संयोजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइकेन एक प्रकार का क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा लाइकेन एक प्रकार का जो है संयोजन होता है जो कवक, जिसमें शैवाल और कवक मिलकर एक नई इकाई बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको इतना पॉइंट याद रख लेना है। उसके बाद चलना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि निम्न में से संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे। तो आपको बताना है कि संगीत सम्राट जो तानसेन थे उनके गुरु कौन थे। तो आपके ऑप्शन है हरिदास, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी रामानुज, या ऑप्शन डी रामानंद। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा संगीत सम्राट तानसेन के गुरु जो थे वो हरिदास थे, गुरु हरिदास थे,
ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि तानसेन के द्वारा कितनी पुस्तक लिखी गई थी गाइस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि तानसेन के द्वारा जो है ये कितनी पुस्तक लिखी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संगीत सम्राट तानसेन के द्वारा जो है ये 2 पुस्तक लिखी गई। ये आपको ध्यान रखना है, इनके द्वारा कितनी पुस्तक लिखी गई थी। तो 2 पुस्तक लिखी गई। अगर इन दोनों का नाम बात करें गाइस, तो कौन-कौन सी पुस्तक है, तो 2 पुस्तक लिखी गई इनके द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पहले की बात करें, तो पहला आपका कौन-सा पुस्तक था गाइस, तो याद रखना है पहला आपका जो था वो संगीत सार था, ठीक है। पहला कौन-सी पुस्तक थी गाइस, तो याद रखिएगा पहला जो इनका पुस्तक था ये संगीत सार सार जो लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो तानसेन के द्वारा लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो है ये कौन-सा था गाइस, तो दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा कौन-सा था, गणेश स्तोत्र, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा इनका कौन-सा था, तो याद रखिएगा दूसरा इनका था गणेश स्तोत्र जो है, ये आपको ध्यान रखना है, इनका दूसरा पुस्तक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तानसेन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। स्तोत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सही कर लीजिएगा, गणेश स्तोत्र है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो लिखा गया था, ये लिखा गया था तानसेन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक ग्रह अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है उपसौर, अपसौर, ऑप्शन बी अपोजी, ऑप्शन सी उपसौर या ऑप्शन डी पेरिजी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट आंसर होगा। न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है गाइस, तो याद रखिएगा न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर। और अधिकतम दूरी को सूर्य की अपनी कक्ष से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है गाइस, याद रखिएगा इसकी अधिकतम दूरी को कहा जाता है, गाइस याद रखिएगा क्या कहा जाता है, तो अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर। अगर हम बात करें कि इसकी अधिकतम दूरी जो है ये कब होती है गाइस, तो याद रखिएगा इसकी अधिकतम दूरी जो होती है ये 4 जुलाई को होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी अधिकतम दूरी कब होती है गाइस, तो याद रखिएगा 4 जुलाई को होती है। और सूर्य से एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी होती है गाइस, तो याद रखिएगा न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो न्यूनतम दूरी को गाइस याद रखिएगा न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं गाइस, याद रखिएगा न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें गाइस ये जो है न्यूनतम दूरी कब होती है, सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है गाइस, एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है गाइस, तो ये आपको याद रखना है, इसकी न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। ये डेट आपको याद रखना है गाइस, ये पूछा गया आपसे है कि न्यूनतम दूरी कब होती है, तो याद रखिएगा 3 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो आपको बताना है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है उत्तल अवतल, ऑप्शन बी समतल अवतल, ऑप्शन सी समतल उत्तल या ऑप्शन डी समतल उत्तल और अवतल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, समतल और उत्तल होगा, ठीक है। तो एक वस्तु पे हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाली समतल और उत्तल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न में क्या होता है। तो संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर जो है क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि ये आपके ऑप्शन कह रहे हैं कि एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव या ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो संसद के दोनों सदनों का बैठक जब होता है गाइस, याद रखिएगा जब किसी बिल पर सहमति नहीं होती है तब जो है गाइस याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों की बैठक होती है। और इस बैठक को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल का उदाहरण कौन है। तो आपको बताना है कि प्राथमिक सेल का उदाहरण कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है वोल्टियर सेल, ऑप्शन बी लेक्लांसी सेल, ऑप्शन सी डेनियल सेल या ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। अगर हम प्राथमिक सेल की बात करें गाइस, तो प्राथमिक सेल किसे कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो प्राथमिक सेल उसे कहते हैं याद रखिएगा जिसमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और कुछ घंटों के उपयोग के बाद निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, याद रखिएगा जिसमें
विद्युत आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, उसका लिखा रही हूँ। तो याद रखिएगा इसमें जो है विद्युत विद्युत ऊर्जा का जो है गाइस याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा का क्या करते हैं गाइस, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या करते हैं गाइस, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उत्पादन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं गाइस, याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं एंड उसके बाद आपको याद रखना है कि कुछ घंटों के उपयोग के बाद, कुछ घंटों के उपयोग के बाद क्या हो जाता है गाइस, याद रखिएगा कुछ घंटों के उपयोग के बाद निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ घंटों के उपयोग के बाद क्या होता है गाइस, याद रखिएगा कुछ घंटों के उपयोग के बाद ये जो है निष्क्रिय हो जाता है, उसे ही प्राथमिक सेल कहा जाता है। कुछ घंटों के उपयोग के बाद याद रखिएगा, उपयोग के बाद क्या होता है गाइस, याद रखिएगा उपयोग के बाद निष्क्रिय हो जाता है, उसे हम कौन सा सेल कहते हैं, उसमें हम गाइस याद रखिएगा उसमें जो है निष्क्रिय निष्क्रिय हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसे हम निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है, उसे हम कौन सा सेल कहते हैं गाइस, तो याद रखिएगा उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। और प्राथमिक सेल में आपका कौन सा आ जाएगा, तो वोल्टीय सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल और एक और सेल रखिएगा जो कि प्राथमिक सेल में आता है। तो एक और याद रखिएगा, तीसरा चौथा आपको याद रखना कौन सा हो जाएगा गाइस, तो चौथा आपको याद रखना है शुष्क सेल। शुष्क सेल भी आपका प्राथमिक सेल का उदाहरण है, तो ये भी आपको याद रखना है शुष्क सेल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी ओपिसोमीटर या ऑप्शन डी पायरोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओपिसोमीटर का उपयोग किस लिए होता है, मानचित्र पर जो दूरियां होती है उसको मापने के लिए किसका उपयोग होता है, ओपिसोमीटर का। अगर हम सिस्मोग्राफ की बात करें गाइस, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं गाइस, तो ये आपको याद रखना है, मापने के लिए ये किसका उपयोग करते हैं गाइस, याद रखिएगा सिस्मोग्राफ का। हाइग्रोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं गाइस, ये आपको याद रखना है। तो हाइग्रोमीटर कहते हैं वायु की आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं गाइस, ये आपको याद रखना है। तो वायु की आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का जो है ये किसका उपयोग करते हैं, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए। पायरोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि उच्च तापमान मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो उच्च तापमान मापने के लिए गाइस पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तर लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, तो ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाती है, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि उसी पथ के अनुदिश वापिस परावर्तित हो जाती है, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि ये मुख्य अक्ष से दूर। ठीक है, तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण जो है वो उत्तर लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, निर्गत किरण जो होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पौधे में वाष्पोर्जन की क्रिया किसमें होती है, तो आपको बताना है कि पौधे में वाष्पोर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो आपके ऑप्शन है जड़ में, ऑप्शन बी पूरा पौधा में, ऑप्शन सी पत्ती में या ऑप्शन डी तना में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पूरा पौधा में। तो गाइस आपका एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट, जो आज का हमारा सेट था सेट 32, वो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। एंड सेकंड चीज है गाइस, प्लीज आप सभी नोट जरूर बनाइएगा एंड रिवीजन जरूर करिएगा। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो ये सारे यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो गाइस याद रखिएगा एंड प्लीज रिवीजन जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।